हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड स्टडी विद नॉलेज वर्ल्ड 2.0। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ CTET 2018 के चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के मॉडल पेपर को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि 2023 के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, ये रहा स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 1, शरीर के केंद्रीय भाग से परिधि या अंगाग्रों की ओर का विकास दर्शाता है। शरीर के केंद्रीय भागों से परिधि या अंगाग्रों की ओर का विकास क्या दर्शाता है, देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1, विकर्णीय विकास के सिद्धांतों को, विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांतों को। ऑप्शन नंबर 3, मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों को। एंड ऑप्शन नंबर 4, सोपानीय विकास के सिद्धांतों को। तो फ्रेंड्स, शरीर के केंद्रीय भाग से परिधि या अंगाग्रों की ओर का विकास दर्शाता है ऑप्शन नंबर 3, मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों को। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, स्कूल बच्चों के सामाजिकरण की एक ऐसी संस्था है। स्कूल बच्चों के जो सामाजिकरण होता है उनका कैसी संस्था है। ऑप्शन नंबर 1 है हमारा, प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। देखते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है हमारा, प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है। ऑप्शन नंबर 3 है, प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है। एंड ऑप्शन नंबर 4 है, प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है। क्या स्कूल के बच्चों का सामाजिकरण की एक ऐसी संस्था है स्कूल, जहाँ पे प्रमुख स्थान किसको दिया जाता है? स्कूली बच्चों को दिया जाता है, या स्कूल की दिनचर्या को दिया जाता है, या स्कूल की गतिविधियों को, या स्कूल के शिक्षकों को। तो फ्रेंड्स, स्कूल बच्चों के सामाजिकरण की एक ऐसी संस्था है जहां पर स्कूली बच्चों को प्रमुख स्थान दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है, क्योंकि स्कूल में सबसे पहले मुख्य जो स्थान होता है वो स्कूली बच्चों का होता है, ना तो स्कूल की दिनचर्या का होता है, और ना ही स्कूल की गतिविधियों का होता है, और ना ही शिक्षकों का होता है। सबसे प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, ये ना, जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की ही तरह पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं। किस तरह का प्रदर्शन कर रहे होते हैं? समूह की पहचान का, समूह आज्ञाकारिता का, या ऑप्शन नंबर 3 समूह निर्देशन अनुपालन का, या ऑप्शन नंबर 4 समूह की अनुरूपता का। तो फ्रेंड, जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की ही तरह पोशाक धारण करते हैं तो क्या दर्शाते हैं? समूह की अनुरूपता का। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है कि समूह की अनुरूपता को दर्शाने लगते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। बाकी ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के डैश चरण में प्राप्त हो जाती है। तो किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के किस उसमें स्थायित्व हो जाती है?
संवेदीगामक में, या पूर्व परिचालन में, या मूर्त परिचालन में, या औपचारिक परिचालन में। तो फ्रेंड्स, जीन पियाजे के विकास के, इसमें ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। संवेदीगामक चरण में प्राप्त हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना डैश के संदर्भ में बनाई जाती है। किसके संदर्भ में बनाई जाती है? ऑप्शन नंबर 1 है विशेष शिक्षा कार्यक्रम के, ऑप्शन नंबर 2 है बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम के, एंड ऑप्शन नंबर 3 है मुक्त विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम के। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 4 है ई अधिगम शिक्षा कार्यक्रम के। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम के। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम के संदर्भ में बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, डैश महीनों की आयु के बच्चे, अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। तो कितने महीने की आयु के बच्चे छोटे छोटे शब्दों को मिलाकर वाक्य में बोलना शुरू करते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। 18 से 24 महीने के बच्चे छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, ये रहा। बुद्धि लब्धि या IQ की अवधारणा दी गई है। किसके द्वारा दी गई है बुद्धि लब्धि या IQ की अवधारणा? ऑप्शन नंबर 1 है गैल्टन के द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 है बीने के द्वारा, एंड ऑप्शन नंबर 3 है स्टर्न के द्वारा, एंड ऑप्शन नंबर 4 है टर्मन के द्वारा। तो फ्रेंड्स, बुद्धि लब्धि या IQ की अवधारणा दी गई है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है, स्टर्न के द्वारा दी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, ये रहा स्क्रीन पे। सृजनात्मकता को डैश की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। किससे संबंधित माना जाता है? द्रव बौद्धिकता के, ऑप्शन नंबर 2 रवादार बौद्धिकता के, एंड ऑप्शन नंबर 3 है अभिसृत सोच के, एंड ऑप्शन नंबर 4 है विविध सोच के। तो फ्रेंड, सृजनात्मकता को विविध सोच की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके डैश नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। तो किसके अंतर्गत बताया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है हमारा ध्वनि संबंधी, एंड ऑप्शन नंबर 2 है व्याकरणिक, एंड ऑप्शन नंबर 4 वाक्यात्मक, ऑप्शन नंबर 4 है विभक्ति विषयक। तो फ्रेंड, किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके द्वारा, किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है, ध्वनि संबंधी नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं। तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 को देखते हैं, सांस्कृतिक प्रभावित, भाषा निर्धारित, ऑप्शन नंबर 3 संज्ञानात्मक पक्ष, एंड ऑप्शन नंबर 4 सामाजिक भाषाई उद्गृत। तो फ्रेंड, जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं भाषा निर्धारित। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है, भाषा निर्धारित द्वारा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है, वह उपयोग कहलाता है। रवि है वो अपने अनुभवों के लक्षणों के आधार पर उपकरणों में, जो उपकरण है उसमें जो खराबी है उसके अनुभव के आधार पर वो परिकल्पना का परीक्षण करता है और उपकरण की मरम्मत करने लगता है। तो इसको क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर 1 है अंतर्दृष्टि, ऑप्शन नंबर 2 कलन विधि का, ऑप्शन नंबर 3 मानसिक दृढ़ता का एंड ऑप्शन नंबर 4 अनुमानी विधि का। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, इसका राइट आंसर है अनुमानिक विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है, वह उपयोग करती है, किसका उपयोग करती है? दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित करके वो उनको और आसान कर देती है। तो ऑप्शन नंबर 1 है काम करने की विधि का, ऑप्शन नंबर 2 है द्वितीयक विस्मरणता का एंड ऑप्शन नंबर 4 है उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का एंड ऑप्शन नंबर 4 क्रियात्मक जड़ता नियामक विधि का। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है, यह कथन बताता है कि, यह कथन क्या बताता है? जो समाज में लड़की या लड़का या पुरुष या स्त्री है उसका जो निर्धारण करता है वो समाज करता है। तो ये क्या दर्शाता है? ऑप्शन नंबर 1 है लैंगिकता एवं अंतर्निहित अवतरण, ऑप्शन नंबर 2 है लैंगिकता एक अनुवांशिक प्रतिभा है, ऑप्शन नंबर 3 है लैंगिकता एक अंतर्ज्ञानी अवतरण है एंड ऑप्शन नंबर 4 है लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। तो फ्रेंड ये दर्शाता है ऑप्शन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 ये दर्शाता है पुरुष और महिला की भूमिका का निर्धारण समाज करता है। तो ये दर्शाता है ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है, लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकलन और क्रेडिट संचय प्रणालियों डैश के कुछ उपकरण हैं। तो ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकलन और क्रेडिट संचय प्रणालियों के कैसे वो हैं उपकरण? उदाहरण ऑप्शन नंबर 1 है परीक्षा के उत्तर पत्रों के मूल्यांकन की प्रक्रिया है क्या? ऑप्शन नंबर 2 है कक्षा में बच्चों की स्थिति की निरूपण कर विधि है, ऑप्शन नंबर 3 है आलेख पत्र रिपोर्ट कार्ड में अकादमिक प्रगति को दर्शाने का उदाहरण है, या ऑप्शन नंबर 4 अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। अधिगमकर्ता जो होते हैं उन्होंने क्या उपलब्धि की है, कितनी की है, उसका आकलन करने की गणन विधि है ये। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है, कैसे करता है? ऑप्शन नंबर 1 है हमारा अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में, ऑप्शन नंबर 2 है शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में एंड ऑप्शन नंबर 3 है कक्षाओं में अधिगमकर्ताओं की क्षमता समूह बनाने में, ऑप्शन नंबर 4 है शिक्षण के लिए गतिविधियों की सूची तैयार करने में। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 2, शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा समावेशी शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित है।
समावेशी शिक्षा के आधार सिद्धांत पर क्या आधारित है? सामाजिक संतुलन, समता एवं समानता अवसर, ऑप्शन नंबर 3 सामाजिक अस्तित्व एवं वैश्वीकरण, एंड ऑप्शन नंबर 4 विश्व बंधुता। तो फ्रेंड्स समावेशी शिक्षा पे है ये समानता, समता एवं समान अवसर पे। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष डैश में लागू किया गया था। तो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 1992 में, ऑप्शन नंबर 2 1995 में, ऑप्शन नंबर 3 1999 में, और ऑप्शन नंबर 4 2016 में। तो फ्रेंड्स दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष 2016 में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक ऑप्शन नंबर 1 है व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत की गई कक्षाओं के विभिन्न वर्गों में पढ़ा सके। वर्गीकृत नहीं करना है, उनकी योग्यता के आधार पर व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत तो करना नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 है विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हों। देखते हैं इसको। ऑप्शन नंबर 3 है विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हों। ऑप्शन नंबर 4 को देखते हैं बच्चों को समरूप अधिगम कर्ता बनाने में प्रशिक्षित हों। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां पर विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो। हमें विभिन्न अधिगम शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। तो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित कौन करता है? ऑप्शन नंबर 1 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए, ऑप्शन नंबर 2 3 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए, ऑप्शन नंबर 3 है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के लिए, एंड ऑप्शन नंबर 4 है 6 वर्ष से 22 वर्ष तक के लिए। तो फ्रेंड्स निःशुल्क शिक्षा अधिनियम जो है ये किया गया है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के लिए। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्री प्रदान करने का तात्पर्य डैश से है। किससे है? सार्वभौमिक समावेशी शिक्षा के नैतिक विचार से। ऑप्शन नंबर 2 है शिक्षण व्यवसायिक की सार्वभौमिक संहिता से। ऑप्शन नंबर 3 है शिक्षण के सार्वभौमिक मानववादी दृष्टिकोण से, एंड ऑप्शन नंबर 4 है अधिगम की सार्वभौमिक संरचना से। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 4 अधिगम की सार्वभौमिक संरचना से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 21 है
स्व जागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि डैश में अंतर्निहित है। किस में अंतर्निहित है? केंद्रीकरण में, संज्ञान बोध में, संज्ञान में या समायोजन में। तो फ्रेंड स्व जागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि अंतर्निहित है ऑप्शन नंबर 2 संज्ञान बोध में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा। जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे डैश कहा जाता है। तो उसको क्या कहा जाता है? जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाएं, जो उन्हें सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, उनकी व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं। जो उनके अनुभव है उनके आधार पर वो सोचना शुरू कर देते हैं। तो उसको कहते हैं प्रतिक्रियावादी सोच, सृजनात्मक सोच, अमूर्त सोच या मूर्त सोच। तो फ्रेंड्स उसको कहते हैं क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा। जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे डैश कहा जाता है। जब बच्चे जो उन्होंने सूचना प्राप्त की है उनकी व्याख्या करने के लिए जो उनके अनुभव है उनके आधार पर सोचते हैं वो, तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है मूर्त सोच। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है। अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को क्या कहा जाता है? विभेदी अनुदेशन, चयनित अनुदेशन, सटीक शिक्षण, त्रुटिहीन अनुदेशन। तो फ्रेंड्स अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को कहते हैं, उस विधि को कहा जाता है विभेदी अनुदेशन। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के डैश चरण का पूर्ववर्ती है। प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है, क्या है वो देखते हैं। अधिग्रहण, अभिप्रेरण, आत्मनिर्भरता एंड सामान्यकरण। तो फ्रेंड प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है सामान्यकरण। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है, सामान्यीकरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 25। ये रहा क्वेश्चन नंबर 25। जजों का यह मानना है कि संज्ञान और भाव डैश होते हैं। जजों का क्या मानना है देखते हैं। अन्योन्याश्रित, ऑप्शन नंबर 2 स्वतंत्र, ऑप्शन नंबर 3 आंतर संबंधित एंड ऑप्शन नंबर 4 एकीकृत। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 स्वतंत्र। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। जजों का यह मानना है कि संज्ञान और भाव स्वतंत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा। पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। वह शिक्षण की डैश विधि का प्रयोग कर रहा है। वह कौन सी विधि का प्रयोग कर रहा है? पहले से सीखे हुए कार्यों में, जो बच्चों ने पहले कार्य सीखे हुए हैं उनको सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। तो ये विधि कौन सी कहलाएगी?
ऑप्शन नंबर 1 है अनुकरण विधि, या अवलोकन विधि, या संशोधन विधि, या प्रतिरूपण विधि। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 प्रतिरूपण विधि। प्रतिरूपण विधि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा। मैत्र और जेनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं। उसका व्यवहार प्रस्तुत करता है। क्या प्रस्तुत करता है? ऑप्शन नंबर 1 चौकस, ऑप्शन नंबर 2 सतर्क, ऑप्शन नंबर 3 निवर्तमान, ऑप्शन नंबर 4 निरंकुश। तो फ्रेंड्स मैत्र और जेनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, तो विकल्पों की सूची बनाते हैं और उन विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर वो विचार करते हैं। तो इस विधि को कहते हैं सतर्क विधि। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा। एक समस्या सुधारक बच्चा डैश विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। एक समस्या सुधारक बच्चा डैश विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। कैसे करता है? ऑप्शन नंबर 1 है सृजनात्मक, ऑप्शन नंबर 2 है सौंदर्य बोध, ऑप्शन नंबर 3 है अमूर्त एंड ऑप्शन नंबर 4 है तार्किक। तो फ्रेंड्स एक समस्या सुधारक बच्चा करता है तार्किक विचार के आधार पर। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। तार्किक विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 29 है जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चा स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं उसे डैश कहा जाता है। ड्रिल और अभ्यास कार्य, ऑप्शन नंबर 2 उपभोक्ता प्रकार कार्य, ऑप्शन नंबर 3 निर्माणात्मक प्रकार कार्य, ऑप्शन नंबर 4 समस्यात्मक प्रकार कार्य। तो फ्रेंड्स जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं उसे कहते हैं, उसको कहा जाता है उपभोक्ता प्रकार कार्य। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य श्रव्य स्पर्श और डैश संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। बहुसंवेदी जो हमारी क्रियाएं हैं उसमें शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य और श्रव्य और स्पर्श और डैश संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। किसके द्वारा? गतिबोधक के, कण कोटर के, प्रत्यक्षीकरण के या अवलोकन के। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 गतिबोधक के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य श्रव्य स्पर्श और गतिबोधक संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 1। तो फ्रेंड्स आज की ये वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। तो फ्रेंड्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा